अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है उसका टाइटल है पॉलिटिशियन सैलरी। व्हाट इज द सैलरी ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियन जितने भी हैं सियासी लोग उनकी सैलरी के बारे में बताएंगे जो इंडिया के रहने वाले हैं। इस रील वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमेशा की तरह। और अगर आप हमें कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी हमें डीएम करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। हेलो भाई लोग। ओ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि हमारे देश के मुख्यमंत्री जैसे ममता दीदी, योगी आदित्यनाथ जी, उद्धव ठाकरे और बाकी के दूसरे सीएम्स को हर महीने अपनी खुद की तनख्वाह तो प्राप्त होती ही है, पर साथ ही इन लोगों को अलग से उस स्टेट के एमएलए की सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बताऊंगा। पर उससे पहले क्या आपको आइडिया था कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सैलरी 2017 में पूरे 3.5 लाख से बढ़ा दी गई। लेकिन आज जाकर उनकी सैलरी में कितने जीरो लगते हैं वो जानने से पहले आपको क्या लगता है ये जो हर गली नुक्कड़ में एमएलए भरे पड़े हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी? लेकिन इससे पहले तुम अपना दिमाग खुजाने लगो, मैं बता दूं कि हर राज्य के एमएलए को अलग अलग तनख्वाह दी जाती है, जहां सबसे ज्यादा पैसे उत्तराखंड। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि सैलरीज तो होती ही हैं 3 लाख 2 लाख 1 लाख वट जितनी भी होती है, लेकिन ये इतने ज्यादा रिच कैसे हो जाते हैं? Why? सोचो। पॉलिटिक्स एमएलए को दिए जाते हैं। अब ये रकम एग्जैक्टली कितनी है उसकी जानकारी और बाकी के सारे सवालों के जवाब हम जानने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल सैलरी ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। वैसे हमारे नेताओं के बैंक अकाउंट में हर महीने कितना पैसा जुड़ता है उसकी बात करने से पहले आपको बता दूं कि जहां 2020 में दुनिया भर के लोगों की नौकरियां जा रही थीं और रोजगार का कोई उपाय नहीं था, वहीं हमारे देश के नेताओं ने भी थोड़ा बहुत त्याग किया था। जहां हमारे पीएम साहब से लेकर एमपीज, दूसरे मंत्री और तो राष्ट्रपति ने तक 1 साल के लिए अपने साल की तनख्वाह से 30% कटवा दिया था। अब इसी पे कट को ध्यान में रखकर देश के नेताओं की इनकम की बात करें तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं नंबर 1 राष्ट्रपति। और क्या आपको पता था कि हमारे देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे इन महोदय की प्रति महीने की तनख्वाह 2017 तक 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन उसी साल अक्टूबर में ये रकम पूरे 3,50,000 से बढ़कर आज 5 लाख हो चुकी है। जी हाँ, प्रति महीने हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के खाते में मस्त वाला रोकड़ा जमा होता है। पर हर महीने इनकी इनकम 5 जीरो से बढ़ने के साथ ही 2,75,000 से घट भी जाती है। लेकिन ये कोई चैरिटी वैरिटी के चलते नहीं होता है, ये तो उनके टैक्स का हिस्सा होता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। अब वैसे देखा जाए तो अपने इनकम का इतना सारा धन गवर्नमेंट को सौंप देना किसी को भी पसंद नहीं आता होगा, पर राष्ट्रपति साहब को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको अपनी सैलरी के साथ दुनिया भर के अलाउंसेस के तौर पर कई सारे फायदे भी दिए जाते हैं। जहां सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब और उनके पूरे परिवार को जिंदगी भर मुफ्त में डॉक्टर्स की सुविधा दी जाती है, यानी मेडिकल इंश्योरेंस। ये मेडिकल हमेशा आप जो भी आपका गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, कोई भी, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो इनको मतलब फ्री में हॉस्पिटल जो ये होता है, जितना भी इनका खर्चा एवरीथिंग इंक्लूड करके उनको सब कुछ फ्री में मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है, अच्छी बात होती है। क्या जरूरत है जब अस्पताल का बिल खुद गवर्नमेंट ही भर देगी। पर सिर्फ मेडिकल बिल ही नहीं, इनके घर के बंदोबस्त का तो आपको पता ही होगा। कैसे ये सह परिवार राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जहां इन्हें रहने खाने के अलावा कस्टम बिल्ट मर्सिडीज बेंज गाड़ी भी दी जाती है। और ये सवारी के अलावा भी द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 के चलते भारत के कोई भी मिनिस्टर को देश में कहीं भी घूमने जाना हो तो उनके साथ ही सह परिवार और दुनिया भर के सारे रिश्तेदारों के फ्लाइट का खर्चा भी गवर्नमेंट ही उठाए, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी राष्ट्रपति ने उठाया है तो वो हैं एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, जिनके पूरे टेन्योर में उन्होंने करीबन 205 करोड़ सिर्फ अपनी ट्रिप्स पर खर्च किए थे। लेकिन भारत के पहले नागरिक यानी कि प्रेसिडेंट साहब के बेनिफिट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि द प्रेसिडेंट पेंशन एक्ट 1951 के चलते रिटायरमेंट के बाद भी राष्ट्रपति के खाते में महीने का 1.5 लाख क्रेडिट होता रहेगा, और साथ ही बिना कोई किराए के मस्त वाला बंगलो भी दिया जाएगा, जिसमें फ्री का स्टाफ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, पर इसके अलावा उनका खर्चा उठाने का अलग से 60,000 साल का दिया जाएगा। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट की कुर्सी पर एक बार बैठ जाता है तो उसकी करंट लाइफ और आगे की पूरी लाइफ तो एकदम सेट है। नंबर 2 प्रधानमंत्री।
अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाने वाले व्यक्ति हैं हमारे खुद के पीएम साहब, जिनकी सिर्फ साल भर की तनख्वाह पूरे 33,60,000 है। यानी इस हिसाब से अगर थोड़ा मैथ्स किया जाए तो हर महीने नरेंद्र मोदी जी पूरे 2,80,000 की कमाई करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने राष्ट्रपति के केस में देखा, ठीक वैसे ही भारत के पीएम को भी अलग से अलाउंसेस की सुविधा दी जाती है, जहां बाहर से आ रहे लोगों की सेवा सुविधा में आने वाले खर्चे के लिए मोदी जी को दिन का 3,000 अलग से दिया जाता है। इसके अलावा भी क्योंकि भारत के पीएम पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, इसलिए उनको अलग से दिन का 2,000 भी दिया जाता है। यानी इन महाशय के कितने अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, समझ रहे हो। पर अब ऐसा ना, भारत के इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक देश के नेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या नगर सेवक, उन्हें नॉमिनेशन के वक्त अपने सारे धन संपत्ति का पूरा सच देश के सामने रखना पड़ता है, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल अपने अकाउंट्स का सारा डिटेल्स जनता के सामने रख देते हैं। और इस साल भी उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन पब्लिक की थी, जिसके अनुसार पीएम साहब की नेट वर्थ पिछले साल से पूरे 22 लाख ज्यादा 3 करोड़ है। इसके अलावा उस डिक्लेरेशन के हिसाब से मोदी जी के नाम पूरे 4 सोने की अंगूठियां भी हैं, जिनकी कीमत 1,48,000 जितनी है। लेकिन यही नहीं, हमारे पीएम साहब की जायदाद की बात करें तो इनके पास 1.1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, जिसके अलावा उन्होंने 2014 से किसी भी प्रॉपर्टी में कोई पैसे नहीं लगाए हैं। नंबर 3, मुख्यमंत्री। वैसे क्या आपको आइडिया था कि इंडिया में हर स्टेट के सीएम को महीने के अंत में अलग अलग रकम दी जाती है, और इसी की वजह से 30 राज्यों में से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महीने की आय 4,10,000 होने की वजह से सबसे ज्यादा है। वहीं त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव बाकियों से सबसे कम 1,05,500 का रकम घर ले जाते हैं। पर क्योंकि ये हमारे देश के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें बस इतनी सी आय तो मिलने से रही, तभी तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम की सैलरी तो मिलती है। यानी अगर हम वेस्ट बंगाल के सीएम ममता दीदी का उदाहरण दें तो इनकी महीने की तनख्वाह 2,10,000 है, और साथ ही वहाँ के एमएलए की 1,96,000 पगार अलग से जोड़ी जाती है। पर यही नहीं, बल्कि इन्हें और बाकी के देश के मंत्रियों को भी द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 के अनुसार महीने की फिक्स सैलरी के अलावा भी दुनिया भर के अलाउंसेज पॉकेट मनी के तौर पर दी जाती है। और यहाँ सबसे पहले आता है डेली अलाउंस, जिसमें हर एक मंत्री को अलग से दिन का 2,000 दिए जाते हैं। यानी जैसे 2 और 2 जोड़ के 4 होता है, वैसे ही इनके एक दिन का 2,000 साल भर में 7,20,000 बन जाते हैं। अब जहाँ ममता दीदी की आय इतनी ज्यादा है, वहीं उनके सेल्फ ऑन डिक्लेरेशन पर हम नजर घुमाएंगे तो उसके अनुसार 2021 में दीदी की नेटवर्थ बस 16,72,000 थी। वहीं ममता जी ना तो गाड़ियों का शौक रखती हैं और ना ही गहनों का और ना ही घरों का, क्योंकि उनके अनुसार उनके पास दोनों ही नहीं है। यानी दीदी के रहने खाने करने का सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। तो अब जो मोहतरमा पिछले 10 सालों से वेस्ट बंगाल की सीएम की कुर्सी पर राज कर रही हैं, उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे उसका हिसाब तो अब आप ही लगा लो, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने 1995-97 में सीएम की तनख्वाह की कमाई से ज्यादा तो शायद चारा घोटाले से कमाया था, जो घोटाला 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। और ये स्कैम में जिसमें कई नेता और मंत्रियों के साथ ही लालू जी का नाम भी सामने आया था, वहाँ इन लोगों ने गवर्नमेंट की तिजोरी से गैर कानूनी तौर पर पैसे ऐंठ लिए थे, जिसके चलते लालू प्रसाद को अपनी सीएम की कुर्सी त्यागनी पड़ी थी। पर जहां इनके राज का अंत आ गया, वहीं इनके जगह पर उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी आ गईं, जिन्होंने 97 से लेकर 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री के पद पर राज किया, जिनके एफिडेविट के अनुसार उनकी नेटवर्थ कुल 6 करोड़ 24 लाख है। वहीं उनके पतिदेव की नेटवर्थ 3 करोड़ है। यानी जहां 1952 के एक्ट के अनुसार सारे मिनिस्टर्स के घर वालों तक को अलग से पैसा और कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वहीं यादव परिवार ने शायद ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और पूरे खानदान को ही पॉलिटिक्स में डाल दिया। लेकिन बिहार के सीएम अकेले नहीं है जिन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के एक्स डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी 2021 में 65 करोड़ के शुगर मिल के घोटाले के साथ जोड़ा गया था, जहां बस वो अकेले ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी का नाम भी आया था। और आगे चलकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग से 1,000 करोड़ के लीगल एसेट्स का आरोप भी लगाया है। अब यही महाशय जिनका नाम आजकल हर सुर्खियों में छाया हुआ है, उनके 2018-19 के एफिडेविट के चलते नेटवर्थ पूरे 75 करोड़ थी। और तो और उसी साल की इनकम 65 लाख से ज्यादा थी, जो उन्हें सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स के चलते प्राप्त हुई थी। लेकिन हमारे मंत्रियों में सिर्फ सीएम्स का ही नाम खराब नहीं है, क्योंकि जब पैसों के घपले की बात आती है, तब एमएलएज भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4, एमएलए।
और मुख्यमंत्रियों की तरह ही भारत के हर राज्य के एमएलए को भी अलग अलग सैलरी दी जाती है, जहां सारे स्टेट्स के एमएलए को लगभग 1 लाख से 3,20,000 तक महीने की पगार मिलती है, जिसमें से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये स्टेट अपने एमएलए को 3,25,000 का मोटी रकम देती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा और उड़ीसा के एमएलए के पॉकेट में सिर्फ 1 लाख जाता है और साथ ही दूसरे नेताओं की तरह अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी अलग से दी जाती है, जिसमें हर दिन के खर्चे के लिए 1,000 और खाने पीने के खर्चे के लिए अलग से हर महीने 4,000 दिए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एमएलए लोग भी कम नहीं होते, तभी तो महाराष्ट्र के रायगढ़ के एमएलए विवेक पाटिल का भी कुछ यही हाल था, जहां उन पर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 234 करोड़ के इलीगल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर, जमीन वगैरह का चार्जेस लगाए थे। जिस बात की खबर तब जगी जब 2019-20 में आरबीआई ने ये बात का खुलासा किया कि पाटिल साहब पूरे 63 झूठे लोन अकाउंट से पैसे वसूल रहे थे, जो बाय द वे उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर खोल रखे थे, और यही नकली अकाउंट से प्राप्त हुए पैसे ये जनाब अपनी जेब में डाल रहे थे, जिसके चलते आखिर में उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब वैसे इन मंत्रियों की सैलरी और बेनिफिट्स की जानकारी से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि चाहे नेताओं को कितना भी रोकड़ा दे दिया जाए, इनका काला धन कमाने का रास्ता शायद कभी भी बंद नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। जो भी आपका फेवरेट पॉलिटिकल बंदा है जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, नेम भी साथ आपको दी इंफॉर्मेशन दी, आपने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है कि ये सच है झूठ है, क्योंकि हम तो इंडिया के बारे में जितना कुछ जानते हैं, जो हम वीडियो में देखते हैं वो उसको आपके सामने पेश करते हैं, हाँ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन हम लोग को इनके बारे में पता इतना नहीं पता, हमें इतना नहीं पता। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रिएक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।